हेलो एवरीवन। बेटा कल आपने चैप्टर 9 जो कि प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड है उसका फर्स्ट पार्ट देखा और उसमें अलग अलग चीज़ें आपने देखी। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए सेकंड पार्ट बना रहे हैं। तो ये स्टार्ट हो रहा है बेसिकली वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। आपको बताया था वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट मतलब ऐच्छिक बेरोजगारी यानी जानबूझकर बेरोजगार। प्रेजेंट वेज रेट पर किसी पर्सन को काम मिल रहा है, ठीक है, और वो काम करना नहीं चाहता तो उसको हम बेटा वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयड कहेंगे, ठीक है। ये जानबूझकर बेरोजगार है। और जब अनएम्प्लॉयड को हम काउंट करते हैं, किसी भी देश में अनएम्प्लॉयमेंट काउंट की जाती है, तो इस तरह का जो बेरोजगार होगा जो जानबूझकर बैठा हुआ है तो वो अनएम्प्लॉयड नहीं कहलाएगा, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट के जो नंबर्स है उसमें उसको काउंट नहीं करेंगे। अब जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखा है, एक पर्सन जो उसको मिल रही है 20,000 पर मंथ की, लेकिन वो डिमांड कर रहा है 40,000 पर मंथ की, तो उस पर्सन को हम वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयड कहेंगे। यानी कि अब ये चीज़ आ जाती है बात कि जो पर्सन जानबूझकर अनएम्प्लॉयड है तो एक तरीके से वो एम्प्लॉयड ही है, उसको अनएम्प्लॉयड कंसिडर नहीं किया जाएगा, राइट। अब आगे देखते हैं। इसके बाद बेटा इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट या अनैच्छिक बेरोजगारी, यानी कि वो नहीं चाहता कि वो बेरोजगार रहे लेकिन फिर भी क्या है, बेरोजगारी है। यहाँ पर काम ही अवेलेबल नहीं होता। इंसान काम करना चाहता है प्रेजेंट वेज रेट पर, चाहे कम में ही जॉब मिल रही हो, लेकिन जॉब ही नहीं है, ठीक है, जॉब ही नहीं है। तो इस तरह की जो अनएम्प्लॉयमेंट होगी उसको कंसिडर किया जाएगा, यानी कि जो पर्सन्स बेटा इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयड हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट का जो नंबर्स काउंट किया जाएगा तो उनको इंक्लूड किया जाएगा। तो यहाँ पर जैसे एक पर्सन बेटा 10,000 पर मंथ पे भी काम करना चाहता है लेकिन जो भी अवेलेबल है ही नहीं, तो वो बिल्कुल बेरोजगार रहेगा, यानी कि उसकी इच्छा ही है कि काम करे लेकिन उसको काम ही नहीं मिल रहा है। फिर इसके बाद है फुल एम्प्लॉयमेंट एंड नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब आप समझ चुके हो, प्रेजेंट वेज रेट पर जो काम करना चाहता है और उसको काम मिल रहा है तो उसको हम फुल एम्प्लॉयमेंट बोलेंगे। और ये सिचुएशन है लेबर मार्केट इन इक्विलिब्रियम, यानी कि जितनी लेबर की डिमांड है सप्लाई भी उतनी ही है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर एक पॉइंट क्लियर कर रखा है, इसको थोड़ा गौर से देखेंगे। सिचुएशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट डजंट मीन अ सिचुएशन ऑफ ज़ीरो अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये नहीं है कि पूरे देश में सभी को जॉब मिल रही है, नहीं, इसका मतलब ये नहीं होता कि कोई अनएम्प्लॉयड नहीं है। कहीं ना कहीं कुछ बेरोजगारी ज़रूर होती है हर एक तरह की इकोनॉमी में, चाहे किसी भी टाइप की हो, और उस तरह की जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको हम नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। और किस वजह से हो जाती है, कई सारे कारण हो जाते हैं, जैसे काम चेंज करना एक जॉब से दूसरी जॉब, रॉ मटेरियल ख़त्म हो गया, प्रोडक्शन रुक गया तो अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। मान लो इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ पा रही है तो उस वजह से काम रुक गया तो भी अनएम्प्लॉयड है, ठीक है। तो ये नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट है। इसके अलावा और रीज़न क्या हो सकता है, जैसे मान लो किसी बिजनेस में जो मशीन्स वगैरह है उनको चेंज कर रहे हैं तो कुछ टाइम के लिए 2, 4, 6 महीने के लिए काम रुक जाता है, तो वहाँ पर भी क्या है, नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट होगी, राइट। तो फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये नहीं होता कि ज़ीरो अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, राइट। अब आगे देखते हैं। तो इसको नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट बोलेंगे। और ये है मिनिमम रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब इतना तो रहता ही है, किसी भी टाइप की इकोनॉमी में आप चले जाओ ये कहीं ना कहीं रहते हैं। अब ये इसमें एक रीज़न भी दे रखा है कि नेचुरल जो अनएम्प्लॉयमेंट है किस वजह से होती है, कांस्टेंट चेंजेस इन सप्लाई एंड डिमांड पैरामीटर्स इन द इकोनॉमी, मतलब डिमांड और सप्लाई के जो पैरामीटर्स हैं उनमें चेंज होने की वजह से। अब नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट प्लस में स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, संरचनात्मक बेरोजगारी और संरचनात्मक बेरोजगारी। अब इसके बारे में हम अलग अलग पढ़ लेते हैं, फ्रिक्शनल क्या है और स्ट्रक्चरल क्या है, राइट। तो फ्रिक्शनल है बेटा संघर्षात्मक बेरोजगारी,
ठीक है, जहाँ पर पब्लिक को कई बार संघर्ष करना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ता है कोई जॉब या काम प्राप्त करने के लिए। ठीक है, अभी संघर्ष किसकी वजह से हो सकता है वो देख लेते हैं। सबसे पहला, इमोबिलिटी ऑफ लेबर। अब मान लो इसमें जैसे एक एग्जांपल ले रखा हमने, बेटा आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो मानेसर की में, और वो आपको गुजरात भेजना चाह रही है। ठीक है, अब वो लेबर क्या है, उनका भाई हम तो गुजरात नहीं जाएंगे, तो इस तरह से क्या है वो उसको जॉब छोड़नी पड़ जाएगी। वो कह देंगे भाई जाओ अपना कहीं और देखो। ठीक है, तो वो इस तरह से क्या है कुछ टाइम के लिए बेरोज़गारी हो जाएगी। शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल, कच्चे माल की कमी पड़ गई, प्रोडक्शन रुक गया, तो कुछ टाइम के लिए घर बैठो, जब माल मिल जाएगा प्रोडक्शन स्टार्ट होगा तो आपको बुला लिया जाएगा। तो इस तरह की बेरोज़गारी। फिर लैक ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट। कई बार हमें यही नहीं पता होता कि उस जगह वैकेंसी निकली हुई है, तो उस वजह से भी क्या है अनएम्प्लॉयमेंट हो जाती है। फिर है शॉर्टेज ऑफ पावर, जैसे मैंने अभी बताया था बिजली की कमी की वजह से, भाई कई जगह बिजली नहीं आ पाती है, प्रोडक्शन रुक जाता है। फिर है वियर एंड टियर ऑफ मशीन्स, मशीनों में टूट फूट हो जाती है और मशीनें काम नहीं कर रही है, प्रोडक्शन रुक गया, तो उनको कह दिया जाता है कुछ टाइम के लिए घर बैठिए। तो इसलिए क्या है बेरोज़गारी हो जाती है। ये नेचुरल है। शिफ्टिंग फ्रॉम वन जॉब टू अनदर, जब आप जॉब चेंज करते हो तो कुछ टाइम बीच में बेरोज़गार रहना पड़ जाता है, तो उस वजह से भी क्या है ये नेचुरली होता है। राइट। इसके बाद है बेटा स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, संरचनात्मक बेरोज़गारी। ये किस वजह से, जो इकोनॉमी का स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चरल है, तो स्ट्रक्चर में चेंज होने की वजह से। अब इट इज़ बेसिकली लॉन्ग टर्म डेक्लाइन इन द इंडस्ट्रीज़, मतलब बहुत लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए इंडस्ट्रीज़ में बिल्कुल डेक्लाइन हो जाता है, यानी कि काम रुक जाता है बहुत लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए। अब जैसे इसमें हम दिखा देते हैं जैसे किस वजह से हो सकता है। पहला पॉइंट है शॉर्टेज ऑफ थ्री फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, लैंड यही नहीं है तो काम कहाँ से चलेगा। ठीक है, बिजनेस बंदी हो जाएगा। लैक ऑफ एक्सपर्टीज ऑफ लेबरर्स फॉर न्यू एमर्जिंग इंडस्ट्रीज़। अब नई तरह की इंडस्ट्रीज़ आती है, मतलब जिनमें नए तरह के प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। अब लेबर है वो काम करना चाहते हैं, अब उनको यही नहीं पता इसमें किस तरह से बनेगा। भाई जो इंसान जिस काम को करना जानता है उसी को तो कर सकता है, तो नई तरह की आ रही तो जॉब तो है लेकिन वो जानते ही नहीं कि इसमें काम कैसे किया जाए, तो उस वजह से भी क्या है उनको अनएम्प्लॉयड रहना पड़ता है, लेकिन ये लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए। चेंज इन टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, अब टेक्निक ही चेंज हो जाए, बेटा लेबर वगैरह है अब इनको टेक्निक सीखने में बहुत टाइम लगता है, और कई बार तो ऐसा होता है कि बहुत सारे भाई हमारे बस की नहीं है, तो उसमें क्या है बेसिकली वो अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। राइट। अब इसके बाद हम देखते हैं प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड, जो कि चैप्टर मेन कॉन्सेप्ट है, देख लेते हैं। ये आपको पता है कि जहाँ पर एडीएस से कम पड़ जाती है वही डेफिशिएंसी ऑफ डिमांड है या डेफिशिएंट डिमांड है। यहाँ पर आपके सारे रिसोर्सेज काम पे लगे नहीं होते, कुछ काम पे लगे होते, कुछ ऐसे ही खाली पड़े रहते हैं, तो उनका फ़ायदा नहीं उठा पाते, तो इसको हम अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज बोलेंगे। और ये नो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल होगा, यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब सारे रिसोर्सेज आपके काम पे लगे हुए, और जब डिमांड ही कम हो गई तो बेटा प्रोडक्शन भी तो कम करना पड़ेगा। प्रोडक्शन कम करने के लिए क्या है लेबर निकालनी पड़ेगी, तो रिसोर्सेज खाली रह गए ना। तो इस चीज़ को हम देख लेते हैं डायग्राम के थ्रू। बेटा ओ एक्सिस पर आपने इनकम और जीडीपी ले रखा है, और इधर आपने एग्रीगेट डिमांड एडी ले रखा है। ये वाई और एएस बराबर ही होते हैं, आपको पता ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, 45 डिग्री के एंगल पे बनता है। अब बेटा क्योंकि आपको पता है जो सप्लाई है वो डिमांड के हिसाब से चलती है, भाई मार्केट में डिमांड ज़्यादा होगी तो ज़्यादा सप्लाई करोगे, कम होगी तो कम सप्लाई करोगे। प्लान्ड ये एडी प्लान्ड एडी है, यानी कि लोग इतना खर्च करने के सोच रहे हैं, हालांकि खर्च इतना कर सकते हैं लेकिन इतना खर्च करने की सोच रहे हैं, इतना खर्च करेंगे। तो ये बेसिकली
यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इतना प्रोडक्शन किया जाएगा, लेकिन कर कितना सकते हैं, प्रोडक्शन इतना कर सकते हैं और इतनी ही डिमांड हो सकती है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है, ये ADF है फुल एम्प्लॉयमेंट पे, यानी कि जहाँ पर आपके सारे रिसोर्सेज काम पे लगे होते हैं, जितना आपका प्रोडक्शन होता है और सारा बिक जाता है, तो इतना प्रोडक्शन कर सकते हो। और ये पॉइंट वो है जहाँ पर AD और AS बराबर हो जाते हैं, और ये फुल एम्प्लॉयमेंट का लेवल है जहाँ पर आपके सारे रिसोर्सेज काम पे लगे होते हैं। लेकिन एक्चुअल में क्या है, ये है AD, एक्चुअल में जो प्लान्ड AD है, तो ये बेटा ये वाला पॉइंट आएगा तो प्रोडक्शन कम होगा, तो आपके जो क्या कहते हैं कि जो रिसोर्सेज है वो सारे काम पे नहीं लगे होंगे। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं, ये जो गैप है ये डेफिशिएंट डिमांड है, मतलब मांग की जितनी कमी पड़ेगी इतनी हो सकती है, लेकिन एक्चुअल में कितनी, इतनी, तो ये डेफिशिएंट डिमांड है, सप्लाई से कम पड़ गई। और यही डिफ्लेशनरी गैप है, मंदी और मंदी को जन्म देती है, ये आपको पता है। तो इस चीज़ को आप देख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर क्या है बेसिकली, डेफिशिएंट डिमांड क्या है, EF, जो आपकी कमी पड़ गई, तो अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। डेफिशिएंट डिमांड के कारण क्या क्या हो सकते हैं वो देख लेते हैं। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली 2 सेक्टर इकोनॉमी को लेके चल रहे हैं। सबसे पहला रिडक्शन इन प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर। बेटा जब आप कम खर्च करोगे तो AD भी डाउन हो जाएगी, या दूसरा MPS सेविंग बढ़ेगी तो AD कम हो जाएगी, दोनों का मतलब सेम है। आप खर्च ज़्यादा करो तो डिमांड बढ़ेगी, खर्च नहीं करोगे तो डिमांड घट जाएगी। तो यहाँ पर डेफिशिएंट डिमांड का कारण क्या है, कंजप्शन घट गया प्राइवेट तो AD डाउन हो जाती है, और आप सेव करना ज़्यादा स्टार्ट कर देते तो AD भी डाउन हो जाती है। रिडक्शन इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी कम हो गया तो AD कम हो जाएगी। एक्सपेक्टेड रिटर्न कम होता है तो आप क्या सोच, क्योंकि भाई मार्केट में जब, सिंपल सी बात है, AD नहीं है, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या है, आप इन्वेस्टमेंट भी कम करोगे। जब रिटर्न ही नहीं मिल रहा तो इन्वेस्टमेंट कम किया जाएगा, इन्वेस्टमेंट कम होगा तो बेटा क्या होगा, बेसिकली इनकम भी कम जनरेट होगी, इनकम कम जनरेट होगी तो आपका AD भी कम हो जाएगा। अब इन 4 सेक्टर ओपन इकोनॉमी, गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर करती है कंजप्शन का और इन्वेस्टमेंट दोनों का प्लस है, ये डाउन होगा तो AD भी डाउन हो जाएगी, क्योंकि एक का खर्चा दूसरे की इनकम होती है। अब खर्चा ही नहीं हो रहा है तो बेटा इनकम कहाँ से जनरेट होगी। डेक्लाइन इन एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट आपके कम हो गए, क्योंकि अगर एक्सपोर्ट बढ़ते तो बाहर से पैसा आता, अब एक्सपोर्ट कम हो गए तो इनकम कम आ रही है, तो उससे क्या आपकी AD कम हो जाएगी। फिर इसके बाद है राइज इन इम्पोर्ट्स, इम्पोर्ट बढ़ गया, उस जिसको हम M से डिनोट करते हैं, और एक्सपोर्ट को X से। बेटा इम्पोर्ट बढ़ा दोगे तो आपके पैसे हैं जो बाहर ज़्यादा चले जाएंगे, तो आपके देश की AD, ये AD किसकी है, अपनी कंट्री की, ना कि दूसरी कंट्री की, तो ये कम हो जाएगी। फिर इंक्रीज इन टैक्स रेट्स, अब गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा दे, बेटा टैक्स बढ़ा देगी तो आपका कंजप्शन कम हो जाएगा, कंजप्शन कम होने से आपकी AD कम हो जाएगी। तो बेटा आज के लिए इतना ही बहुत, ओके बाय, टेक केयर।